हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर का बेस ही नहीं क्लियर है। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं और आप सेंटेंस को देखकर पता भी लगा सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर ये कौन से टेंस का है। ये सब कुछ आपको बेसिक से ही पता चलेगा। देखिए, जो टेंस है ना वो आपके बेसिक में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंस ही तो हैं जो आपके सेंटेंस में समय के बारे में बताते हैं, जो आपने काम किया है उस काम के समय के बारे में बताते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट और डूअर, इधर मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट और रिसीवर, ठीक है। तो इधर कुछ वर्ड्स हैं और इधर कुछ वर्ड्स हैं। तो चलिए इनको बेसिक से समझते हैं। और इस वीडियो में हम प्रोनाउन चार्ट को भी देखेंगे। प्रोनाउन चार्ट तो आपने देखा ही होगा। देखिए, ये आपका प्रोनाउन चार्ट होता है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कैसे याद करें। शुरू में जब आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आपको ये वाला चार्ट जरूर दिखता होगा, है ना। और इधर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, इनको लेकर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उससे पहले देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाकर प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। और ये जो हमारा कोर्स होगा ना, ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा, ठीक है। इसमें आपको सभी क्लास नोट्स, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटे से लेकर और बड़े तक, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो कोर्स है आपका लाइव रहेगा, और इस कोर्स में आपको आपके डाउट को पूछने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। और आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी जितने भी बच्चे कोर्स को परचेज करेंगे उनके साथ कर सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस है वो मैंने रखा है 1500 रुपए, ठीक है। हमारे ऐप पर जाओगे तो 1500 रुपए वाला जो कोर्स है वो आपको बाय करना है। देखिए, जितने बच्चे इसको 1500 में बाय कर सकते हैं वो कर लीजिए, वरना उसमें मैंने एक ऑप्शन और दिया है आपके लिए, पे विद इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि आप इसको ईएमआई की तरह भी पे कर सकते हैं। जैसे आप कोई फोन वगैरह खरीदते हैं ना, तो वहां पर आप ईएमआई भरते हैं ना, तो उसी तरह से आप इसको 3 बार में भर सकते हैं, ठीक है। 500 रुपए करके भी आप इसको पे कर सकते हैं। वहां पर आपको जाना है पे विद इंस्टॉलमेंट में, और वहां पर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर देनी है। लेकिन ये हर महीने की होगी, ये बात आपको याद रखनी है। 1 महीने, उसके बाद 1 महीना, और उसके बाद 1 महीना। उसके बाद आपको ये जो कोर्स है इसका पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। वैसे तो फर्स्ट ईएमआई से ही आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, और बहुत जल्द इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो एक भी क्लास आप मिस मत कीजिए। यदि आपको असलियत में ही इंग्लिश ग्रामर को सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश लिखना सीखना है, इंग्लिश पढ़ना सीखना है, कोर्स को जरूर डाउनलोड करें। और हमारी ई बुक्स वगैरह भी आपको सब कुछ इस कोर्स में फ्री मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ मैं आपको इसमें फ्री दूंगा। तो देखिए, यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो है आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आपने वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझा तो समझ लो आपका, ये लगा लो, आधा काम हो गया, ठीक है। इंग्लिश के बेसिक को समझने का आधा काम आपका हो गया। ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब, ये मेन रूप से 2 तरह की आपकी होती है, ठीक है। 2 तरह की वर्ब आप पढ़ते हैं। एक आपकी होती है मेन वर्ब, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं? मुख्य क्रिया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं? सहायक क्रिया हम हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें हमारे सेंटेंस में देखकर कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है या कौन सी हमारी मेन वर्ब है। देखिए, मेन वर्ब को एक नाम से और जानते हैं, काम या फिर कार्य। तो आप जो भी कार्य करते हैं ना, वही मेन वर्ब के अंदर आता है। अब चाहे आप खेलें, गाएं, देखें, भागें, सोएं, कुछ भी करें, है ना, प्ले, सिंग, वॉच, रन, स्लीप, कुछ भी आप करें, ये सब के सब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी होती हैं उन सबको आप मेन वर्ब के अंदर रखते हैं। भागना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, हंसना, गाना, देखना, टीवी देखना, कुछ भी हो, सब कुछ जो आप फिजिकल रूप से करते हैं, जो भी एक्शन के अंदर काम आते हैं, उन सबको आप मेन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका मतलब है
कि ये आपको किसके बारे में बताती है? हेल्पिंग वर्ब आपको बताती है समय के बारे में। किसके बारे में? समय के बारे में आपको हेल्पिंग वर्ब बताएगी। किसका समय? आपके सेंटेंस का समय। और सेंटेंस में भी किसका समय? आप जो काम को कर रहे हैं ना सेंटेंस में, उस काम का समय हमें कौन बताता है? उस काम का समय हमें बताती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में किस तरह के वर्ड्स हैं? जैसे ये हो गया, इजमार हो गया, वाजवर हो गया, हैजहब हो गया। इसके अलावा आपके मॉडल वर्ब्स भी इसी के अंदर आपके आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है, एक मॉडल वर्ब और एक तरफ आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो आते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब में आप किस तरह की पढ़ेंगे? कुड, शुड, वुड, ये सब कुछ। ठीक है, और जो कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल में आपको मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। ठीक है, हमारा जो कोर्स है सीरीज में आपको मिलेगा। पहले ये टॉपिक, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे बेसिक से एडवांस की तरफ हम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मैंने इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दे दिया है, 500 करके भी आप दे सकते हैं। और जो बच्चे कैपेबल हैं कि भाई हम एक साथ 1500 भर सकते हैं, तो आप भी उसको 1500 एक साथ भर के ले लीजिए, और भी अच्छा है। ठीक है, तो यहां तक वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस के समय के बारे में बताएंगी। दूसरी तरफ ये जो मॉडल वर्ब नीचे लिखा हुआ है, ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें संभावना के बारे में बताती हैं। इसके साथ साथ ये हमें समय के बारे में भी जानकारी दे देती हैं। ये जो मॉडल वर्ब है, ये दोनों काम एक साथ कर देंगी। ठीक है, ये आपकी संभावना बता देंगी वाक्य में, पॉसिबिलिटी के बारे में बता देंगी, और वाक्य में समय के बारे में बता देंगी कि किस समय के बारे में वो जो काम है वो दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां तक आपको वर्ब का मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। उधर जो मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया था ना, ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का क्या है? इसकी फॉर्म्स होती हैं, है ना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। थर्ड फॉर्म तक तो आपने सुना होगा, उसके बाद फोर्थ भी होती है और फिफ्थ भी होती है। कुछ बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो बच्चे रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं उनको मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है वर्ब के बारे में। ठीक है, तो वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, 3 नहीं होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी होती है, फिफ्थ फॉर्म भी होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है गो का। अब गो का मतलब होता है जाना। अब सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है और थर्ड फॉर्म है इसकी गॉन। गो, वेंट, गॉन, यहां तक आप सब जानते हैं। हर एक बच्चे को गो के बारे में तो पता ही होता है, गो, वेंट, गॉन, चाहे उसको इंग्लिश में कुछ आए या ना आए, गो जरूर आता है ना। अब यहां पर देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता आपने गोइंग के बारे में ना सुना हो और गोज के बारे में ना सुना हो, जरूर सुना होगा, है ना। गोइंग के बारे में भी, गोज के बारे में भी। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर है? आपको ये नहीं पता कि गोइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, गोज वर्ब की कौन सी फॉर्म है। लेकिन देखिए, गोइंग मैंने फोर्थ फॉर्म के अंदर लिखी है, गोज मैंने फिफ्थ फॉर्म के अंदर लिखी है। अब बात यहां पर आती है कि सर हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाए कैसे? किसी भी वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी आपने आईएनजी लगाई, चाहे वो किसी के भी साथ लगा दो, जैसे डू है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैंने आईएनजी लगाई तो बन गया डूइंग। इधर है ईट, ईट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इधर मैंने लगा दिया आईएनजी तो बन गया ईटिंग। तो डूइंग, ईटिंग, है ना, आस्किंग और बाइंग, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म के अंदर आते हैं? फोर्थ फॉर्म के अंदर आते हैं। और ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, इधर मैंने लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट हो या फिर आपका फ्यूचर हो। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेंगी? इज, आर, वाज, वर, विल बी, है ना। वहीं पर तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वर्ब की 5वीं फॉर्म है, ये कैसे लगेगी? वर्ब की 5वीं फॉर्म को बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दो। जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं तो आपका जो वर्ब है वो वर्ब की 5वीं फॉर्म के अंदर गिना जाता है। किसके अंदर गिना जाता है? वर्ब की 5वीं फॉर्म के अंदर गिना जाता है। ठीक है, डू का मतलब होता है करना, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। समझ में आया? डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? डज वर्ब की 5वीं फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? 5वीं। सुना तो जरूर हो गया आपने, है ना। डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। लेकिन ये सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में फॉर्म कुछ नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए, इनका तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, लेकिन हाँ, इनको 2 तरह से बांटा गया है, रेगुलर और इर्रेगुलर।
तो रेगुलर और इरेगुलर में आप इनको डिवाइड करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। वैसे वर्ब है तो कुछ नहीं ना, ये सिर्फ काम ही तो है जो आप करते हैं, भागना दौड़ना फिरना, है ना, बस उनकी ही वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी है। जरूरी नहीं है आप सबकी सब वर्ब की फॉर्म्स याद करो, नहीं, सिर्फ गिनी चुनी कुछ कर लो जो आपके काम की हैं, जिनको आप डेली स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी हमने जो यहाँ पर ये पर्सन कॉन्सेप्ट देखा था ना, ये वाला जो आई वी यू दे ही सी इट आप जो पढ़ते हैं, है ना, आई वी यू दे ही सी इट, जितने भी आप इनको पढ़ते हैं ना वर्ड्स को, ये सब के सब आपके पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। अब पर्सन कॉन्सेप्ट क्या है? पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये हमें पर्सन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है कि पर्सन को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये जो पर्सन हैं इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात यहां पर आती है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। देखिए, जब भी आप ऐसी बातें देखो जहां पर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई भी जो बोलता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कहीं पर कोई मान लो कहीं पंचायत जुड़ी है, 2-4 व्यक्ति खड़े हुए हैं या फिर 2-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर जो बोल रहा है ना वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो आपका सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में व्यक्ति बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति ये है, एक ये है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन, और मान लो ये किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, इनको सिंगुलर और प्लूरल में भी डिवाइड किया गया है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक वचन। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल और हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आपका आई आता है और प्लूरल में आपका आता है वी, ये आपको याद करना पड़ेगा। सेकंड पर्सन में दोनों तरफ यू है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाकर याद कर लें कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर, उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? ही, सी, इट, और यहां पर एक वर्ड और आ जाता है, किसी भी व्यक्ति का नाम। क्या आ जाता है? नेम। किसी भी व्यक्ति का नाम, उसको भी आप किसके अंदर गिनते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर गिनते हैं। उसके बाद प्लूरल में इसके आता है दे, ठीक है। तो ये पर्सन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। क्या है? इस पर्सन कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अभी हमने क्या सीखा है पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहां पर यही तो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। देखिए धीरे धीरे इस चार्ट को भी हम समझते जा रहे हैं ना। अभी हमने पढ़ लिया ही, सी, इट कहां पर कैसे आया था, है ना, वी, यू, दे कैसे आएंगे, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है अभी, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी लेनी है। देखिए जानकारी लेना यहाँ पर कुछ आप ऐसा ले सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं, आई, यू, ही, वी, है ना, ये सब के सब आपके सब्जेक्ट होते हैं। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन वर्ड्स को हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ते हैं। नाउन प्रोनाउन तो सुना ही होगा। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति का नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जितने भी वर्ड्स है ना, इनको आप किसी के नाम की जगह लगाते हैं, नाउन की जगह लगाते हैं। नाउन और नाम एक ही होता है, ठीक है। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, इससे भी और डिटेल में मैंने आपको हमारा जो कोर्स है उसमें समझाया है, ठीक है। और वहां पर क्लासेज आपको लाइव मिलेंगी, सब कुछ समझ में आया आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखिए कुछ बच्चों को इनमें भी दिक्कत होती है कि सर हम हेल्पिंग वर्ब जो हैं उनको कैसे कैसे इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें। तो देखिए ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हैज, इज, डज और वाज, मैंने आपको बताया था इन वर्ड्स को स्टार लगा के लिख लो, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ही, सी, इट किसके अंदर पढ़े थे? अभी हमने पर्सन कॉन्सेप्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर पढ़े थे, ही, सी, इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम जब मैंने बताया था, तो इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर? थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर।
तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब जब ये सिंगुलर हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होंगी, ठीक है। सिंगुलर के साथ इंग्लिश ग्रामर का एक रूल और है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाओ, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाओ, लेकिन हर जगह एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी एक्सेप्शनल केस हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। उसके बाद हैव, आर, डू और वर आपको किसके साथ इस्तेमाल करने हैं? ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच गया, क्या क्या बच गया आपका, जैसे बच गया यू, ठीक है, वी, दे, आई, इन सब के साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिड, विल और हैड इनको आप सबके साथ इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको लिख लेना चाहिए। और देखिए ये जो पीडीएफ वगैरह है ना, ये आपको मिलेगी कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंग्लिश विद चिंटू, जो हमारे चैनल का नाम है। उसमें आपको हमारी पीडीएफ वगैरह, हमारी क्लासेस सब कुछ आपको वहीं पर मिलेंगी। तो जाकर जरूर ज्वाइन करें। किसके नाम से है? इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। कोई भी व्यक्ति आपके आसपास देखिए, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई खा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, कोई टीवी चला रहा होगा, कोई फोन चला रहा होगा, कोई जा रहा होगा, कोई आ रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई किसी काम को कर रहा होगा, है ना। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं ना, जिन जिन कामों को कर रहे हैं, ये सब के सब आपके सब्जेक्ट हैं। क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो इनको सब्जेक्ट के जगह पर लिखोगे, ठीक है। और इनका असर जिस वस्तु पर पड़ेगा उनको हम ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और इधर लिखा हुआ है मैंने मी, ठीक है, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब का हिंदी में मीनिंग एक ही है। आई का मतलब भी मैं है, मी का मतलब भी मैं ही है, वी का मतलब भी हम है, अस का मतलब भी हम ही है। लेकिन फिर अलग अलग वर्ड्स क्यों? देखिए हिंदी में यदि जितने भी वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के अंदर आते हैं तो आपको इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। यदि ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे तो आपको यहां से वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये इंग्लिश का रूल है, आपको हमेशा इसको याद रखना है कि सब्जेक्ट के अलग वर्ड्स हैं और ऑब्जेक्ट के आपके अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। सेंटेंस क्या है? आपको एक चीज बतानी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। उसको आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लें या फिर आप प्ले स्टोर से भी जाकर उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।